मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ बाप का बंटवारा। आज सुबह सुबह पूरे घर में शोर शराबा मचा हुआ था। रूपा और मनीषा के झगड़ने और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आते जाते गांव वालों तक भी पहुंच रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह झगड़ा शुरू कैसे हुआ, लेकिन अब घर का आंगन कुरुक्षेत्र में मैदान में तब्दील हो चुका था। रूपानी जेठानी गुस्से से चिल्लाई, तू क्या समझी थी सारा दूध चुपचाप गटक जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दूध कहाँ गया? तो देवरानी मनीषा भी ऊंची आवाज में बोली, अच्छा, जो सारी सब्जी आप और आपके पेटू पति सफा चट कर गए उसका क्या? चालाकी सिर्फ आप लोगों को दिखानी आती है, हमें नहीं। अब रूपा की बारी थी। हाँ, तो घर का राशन भी मेरे पति की कमाई से आता है। तेरा पति करता ही क्या है? क्या मतलब है आपका? मेरा पति निठल्ला है, कोई काम नहीं करता, मनीषा गर्जी। आंगन में एक तरफ चारपाई पर बैठे गोपीनाथ जी ने गहरी सांस भरी और अपनी पत्नी कावेरी से कहा। ये दोनों फिर शुरू हो गईं। क्या और कोई काम नहीं है इन दोनों को? कावेरी जी ने बड़े शांति से जवाब दिया, अजी, ये तो रोज का नाटक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक ये एक दूसरे को अच्छे से सुना नहीं देती, इन्हें चैन नहीं आएगा। तभी एक कड़कती आवाज आई, मैं कहती हूँ चुप हो जा, नहीं तो जबान खींच लूंगी तेरी। अच्छा, हाथ तो लगा कर देखो। लड़ाई अब और उग्र हो रही थी। रूपा और मनीषा एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। अब बात सिर्फ जुबान की नहीं थी, बल्कि हाथापाई की ओर जा रही थी। तभी दोनों के पति बीच में आ गए। राजेश गुस्से से दौड़ते हुए आया और रूपा का हाथ पकड़ कर खींचा। बस बहुत हुआ, अंदर चलो। मोहित ने भी मनीषा को डपटते हुए कहा, चुप रहो और अंदर चलो, रोज रोज का तमाशा है तुम्हारा। हालांकि दोनों पत्नियां अंदर तो चली गईं, लेकिन उनके क्रोध की अग्नि कम नहीं हुई थी। राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, रूपा, ये रोज रोज की लड़ाई अच्छा नहीं लगती। घर में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। रूपा ने जलती आंखों से उसे देखा और व्यंग्य से हंसी। अच्छा, आप मुझे मिलजुल कर रहने को सीख दे रहे हो? पहले तो ये जान लीजिए कि वो मनीषा आपके बारे में क्या क्या बोल रही थी। राजेश चौंक गया। क्या कहा उसने? रूपा ने नाटकीय अंदाज में कहा, अजीब, क्या कहा नहीं? कह रही थी कि घर का सारा राशन आप खा जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, बस बैठे बैठे खाते रहते हैं। राजेश का चेहरा लाल हो गया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं रह गया। और नहीं तो क्या, इस रोज रोज के क्लेश से तो अलग हो जाए, वही बेहतर है। अपनी मर्जी से खाएंगे, अपने तरीके से जिएंगे। कहते हुए रूपा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उधर मोहित भी गुस्से में मनीषा को डांट रहा था। तुम्हें बार बार समझाता हूँ, इस तरह झगड़ा मत किया करो, हर बार तमाशा क्यों करती हो? मनीषा ने ठंडी सांस ली। हाँ हाँ, जब मैं बोलूँ तो तमाशा, और जब आपकी भाभी मुझे नीचा दिखाएं तब कुछ नहीं। आप तो दिन भर भैया भाभी के नाम का जपा करते हैं। और वो क्या कह रही थी जानते हो? आपको निठल्ला, कामचोर, आलसी और जाने क्या क्या बोल रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं भाभी के साथ एक रसोई में हरगिज काम नहीं करूंगी। मोहित की आंखें गुस्से से फैल गईं। क्या भाभी ने ऐसा कहा? हाँ, और अगर यकीन नहीं हो रहा तो जाकर खुद पूछ लो। अब दोनों भाइयों का खून खौल चुका था। दोनों गुस्से से आंगन में आ गए। पीछे पीछे दोनों पत्नियां भी आ गईं। अब लड़ाई सिर्फ देवरानी जेठानी की नहीं रही, बल्कि दोनों भाइयों के बीच भी टकराव शुरू हो गया था। राजेश ने गरजते हुए कहा, छोटे, समझाओ अपनी पत्नी को। उसने रूपा को जो कहा है उसके लिए माफी मांगेगी। मोहित ने पलटकर जवाब दिया, क्यों भैया, लड़ाई भाभी ने शुरू की है, फिर मनीषा क्यों माफी मांगेगी? पूछिए तो क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, तो इतना जहर भर दिया तुम्हारी बीवी ने हमारे खिलाफ? राजेश ने कहा तो रूपा भी बोली, तो ठीक है, आज तो फैसला हो ही जाए। मनीषा भी तमतमाते हुए बोली, हाँ, हो जाने दो फैसला।
कब तक रोज रोज के ये खींचतान चलती रहेगी? कभी कावेरी जी आगे बढ़ी। उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा बेबसी झलक रही थी। तुम लोग क्या कह रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं, कम से कम उनकी तबीयत का तो ख्याल कर लिया होता। कोई शर्म लिहाज बच्ची है क्या? लोग क्या कहेंगे? एक ही घर में रहते हो और आपस में इस तरह लड़ रहे हो। राजेश ने गुस्से से हाथ ऊपर उठाया। आप बीच में मत बोलिए अम्मा, आज निपटा कर हो रहेगा। मोहित भी अब पूरी तरह से बिफर चुका था। तो देर किस बात की भैया? बाबूजी भी यही है और अम्मा भी। रोज रोज की इस किचकिच से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए। गोपीनाथ जी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, गहरी सांस भर कर बोले, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। एक ही घर में रहते हुए छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। घर में 4 बर्तन होंगे तो खड़केंगे भी। इसका मतलब यह तो नहीं कि घर तोड़ दिया जाए। राजेश ने 2 टूक जवाब दिया। बाबूजी, अब हम यही चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए। गोपीनाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों ने बता दिया कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन किसी को यह चिंता नहीं कि हम क्या चाहते हैं। आंगन में अचानक सन्नाटा सा छा गया। फिर गोपीनाथ जी ने रौबदार आवाज में कहा, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर का बंटवारा हरगिज नहीं होगा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी कि कुछ क्षण के लिए सभी चुप हो गए। फिर रूपा और मनीषा गुस्से से तिलमिला उठी। दोनों नाराज होकर पैर पटकते हुए अपने अपने कमरों में चली गईं। उनके पीछे पीछे राजेश और मोहित भी चले गए। रूपा तमतमाई हुई बेड पर बैठ गई। उसने पास रखा पानी का ग्लास उठाया और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। आप भी कमाल करते हो। बाबूजी ने अपना फरमान सुनाया नहीं कि आप चुपचाप अंदर आ गए। राजेश ने लंबी सांस ली और बोला, तो क्या करता रूपा? बाबूजी कितने परेशान थे, देखा नहीं तुमने? कितना गुस्सा था उनके चेहरे पर। अच्छा, आपने अब तक बाबूजी का गुस्सा देखा है, मेरा नहीं। आप हर बार उनके आगे सिर झुका देते हो, लेकिन इस बार नहीं। या तो इस घर का बंटवारा होगा या फिर मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। राजेश चौंक गया। अरे, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कुछ करता हूं ना। दूसरी ओर मनीषा का चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अपने सिर से पल्लू उतार फेंका और बिस्तर पर बैठ गई। मोहित ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब फिर से शुरू मत हो जाना मनीषा। बाबूजी ने कह दिया ना कि बंटवारा नहीं होगा। तो मनीषा ने तमतमा कर कहा, इस घर में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? क्या मैं हमेशा जेठानी की ताने सुनते रहूं? बस बहुत हो गया। जब तक इस घर का बंटवारा नहीं होगा, मैं अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। मोहित सत्ते में आ गया। ये क्या कह रही हो मनीषा? जो करना चाहिए। मनीषा ने 2 टूक कहा, या तो ये घर बटेगा या फिर मैं भूखी मर जाऊंगी। रात का समय हो चुका था, लेकिन पूरे घर में तनाव की गूंज अब भी थी। राजेश और मोहित अब सत्ते में थे। घर में रोज रोज की कलह से बचने का उन्हें अब एक ही रास्ता दिख रहा था, बंटवारा। अगली सुबह दोनों भाइयों ने गांव के सरपंच रामस्वरूप जी को अपने घर बुलाया। सरपंच जैसे ही आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा परिवार पहले से ही वहां मौजूद था। कावेरी जी और गोपीनाथ जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे, जबकि रूपा और मनीषा गर्व से सिर उठाए खड़ी थीं। राजेश ने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, हमने आपसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आपको बुलाया है। अब इस घर में साथ रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि घर का बंटवारा कर दिया जाए। सरपंच ने गोपीनाथ जी की ओर देखा, जो अब भी खामोश थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, गोपीनाथ जी, बेटों की शादी के बाद उनका अपना परिवार हो जाता है। ऐसे में बंटवारे की नौबत आ ही जाती है। अगर यही हल है तो देर करने का कोई फायदा नहीं। गोपीनाथ जी ने एक नज़र अपनी पत्नी कावेरी जी पर डाली, जिनकी आंखें छलकने को थीं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर यही मेरी औलाद की खुशी है तो ठीक है, कर दो घर के 2 हिस्से।
अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। पूरा गांव यह देखने के लिए इकट्ठा हो गया था कि गोपीनाथ जी का परिवार, जो कभी एकता की मिसाल हुआ करता था, आज 2 हिस्से में बंटने जा रहा था। सबसे पहले घर का सारा साझा सामान 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रसोई के बर्तन से लेकर अनाज तक हर चीज का हिसाब हुआ। फिर दोनों बहुओं ने अपने अपने दहेज में आया फर्नीचर अपने अपने हिस्से में ले लिया। यहाँ तक कि घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियां भी दोनों बहुओं ने अपने अपने हिस्सों में बांट ली। फिर कौन सी जमीन जायदाद किससे हिस्से आएगी, ये भी तय कर लिया गया। घर के आंगन के बीच में एक लकीर खींच दी गई, जो अब दोनों भाइयों की सीमाएं तय करती थी। दुकान और खेतों का भी बराबर बंटवारा कर दिया गया। अब सब कुछ बंट चुका था। तभी सरपंच जी ने गंभीर स्वर में कहा, सारा बंटवारा तो कर लिया है तुम लोगों ने, लेकिन एक सवाल है, तुम्हारे माँ बाबूजी का, उन्हें कौन रखेगा? छोटा बेटा मोहित या बड़ा बेटा राजेश? अरे उन्हीं लोगों के कारण तो ये घर, ये सामान, ये जमीन जायदाद, वो कहाँ रहेंगे? कुछ सोचा है तुमने? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। राजेश और मोहित एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रूपा और मनीषा, जो अभी तक जीत की खुशी महसूस कर रही थी, अब एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी रूपा ने खास कर इशारा किया। राजेश ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे देखिए, मैं बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन बराबरी का बंटवारा हुआ है तो माँ बाबूजी की जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए। तभी सरपंच के साथ खड़े एक बुजुर्ग बोले, लेकिन राजेश, तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा पहला फर्ज बनता है कि तुम माँ बाबूजी को अपने पास रखो। रूपा, जो अब चुप थी, तीखे स्वर में बोली, ठीक है, फिर एक काम कीजिए, माँ बाबूजी का भी एक हिस्सा कर दीजिए, फिर हम उन्हें अपने पास रख लेंगे। मनीषा ने भी तुरंत जवाब दिया, ऐसे कैसे, यह सही नहीं होगा। एक काम करते हैं, माँ जी को हम अपने पास रख लेते हैं और बाबूजी भैया भाभी के पास रह लेंगे। यह सुनकर पंचायत में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन राजेश और मोहित ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी। बिना पूछे ही उनके माता पिता की तकदीर का फैसला कर दिया गया। गोपीनाथ जी और कावेरी जी एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। आज उनके अपने ही बेटों ने उन्हें बांट दिया था, जैसे वो कोई सामान हो। गोपीनाथ जी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सरपंच ने भारी मन से सिर हिलाया, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही सही। पंचायत खत्म हो गई। गांव वाले धीरे धीरे वहां से जाने लगे। वह आंगन, जो कभी खुशियों से भरा था, आज उस आंगन में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। बस आंगन के बीचों बीच 2 बूढ़ी परछाइयां बैठी थीं, गोपीनाथ जी और कावेरी जी। गोपीनाथ जी ने एक ठंडी सांस ली और आसमान की ओर देखा। आज पहली बार उन्हें अपना ही घर अजनबी लग रहा था। तभी एक कड़क आवाज़ आई, माँ जी चलिए अंदर, अब आप हमारी तरफ हैं। ये छोटी बहू मनीषा थी। तभी रूपा भी आ गई। उसने थोड़ी तिरस्कार भरे स्वर में कहा, और बाबूजी आप हमारे साथ चलिए। गोपीनाथ जी ने धीरे से कहा, नहीं, हम दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। रूपा ने तुरंत अपने पति की ओर देखा और तंज कसते हुए बोली, देख रहे हैं आप, बुढ़ापा आ गया है लेकिन साथ रहने का शौक अभी भी नहीं गया। गोपीनाथ जी ने आंखें बंद कर ली, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बहू, बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हाथ कांपने लगते हैं, पैर जवाब देने लगते हैं, तब एक दूसरे का सहारा ही जिंदगी का आखिरी सहारा बनता है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, ऐसे में कावेरी का ही सहारा है मुझे। राजेश, जो अब तक चुप था, झुंझलाते हुए बोला, अब इतनी महंगाई में 2 लोगों को एक साथ रखकर हम अपने कंधों पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। हम आपका ख्याल रखेंगे, वैसे भी घर तो एक ही है। कावेरी जी की आंखों में एक दर्द उभरा। अच्छा, अब माँ बाप बोझ हो गए। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और बोली,
ठीक है, जैसा किस्मत को मंजूर, लेकिन अभी तो मेरी और तेरे बाबूजी की चारपाई आंगन में ही लगा दो। माँ जी, मैं तो आपकी चारपाई लगा देती हूँ, पर बाबूजी की चारपाई भाभी ही लगाएंगी। बेशर्मी से कहते हुए मनीषा ने चारपाई बिछाई तो मुंह बनाते हुए रूपा ने भी एक चारपाई निकालकर आंगन में डाल दी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें आंगन में फैल रही थीं। पंछियों की चंचहाहट गूंज रही थी। कावेरी जी काम में लगी थी। मनीषा ने सुबह सुबह ही उन्हें सब्जी तरकारी काटने को दे दी थी, परंतु कल की घटनाएं गोपीनाथ जी के दिल में हलचल मचा रही थी। दोनों ने चुप्पी ओढ़ रखी थी। तभी उनके दोनों पोते रोहन और अंश आंगन में खेलने लगे। मासूम बच्चे क्या जाने कि बंटवारा क्या भला है, उन्हें तो अपने खेलने से मतलब था। वो पहले की तरह खिलखिला रहे थे। तभी गेंद को उछलते हुए खेलने लगे तो कभी एक दूसरे की गर्दन में बाहें डालकर आंगन में घूमने लगते। लेकिन उसी समय अचानक बड़ी बहू रूपा गुस्से से तमतमाते हुए बाहर निकल आई। रोहन, तुझे मना किया था ना इसके साथ खेला कर। बच्चे सहम गए। रोहन ने मासूमियत से माँ की ओर देखा। लेकिन माँ, अंश मेरा भाई है। भाई भाई नहीं, अब यह सिर्फ एक पड़ोसी है। रूपा चीख पड़ी और झटके से अपने बेटे रोहन को खींचकर अलग कर दिया। अंश, जो अब तक समझ ही नहीं पाया था कि ये क्या हो रहा है, रोने लगा। उसके मुंह से निकला, माँ माँ। आवाज़ सुनते ही मनीषा दौड़ते हुए बाहर आई। मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया भाभी, उसने गुस्से से कहा। रूपा व्यंग्य से हंसी। अच्छा, तो इतना ही प्यारा है तुझे तेरा बेटा, तो रख अपने पास। इतना कहकर उसने झटके से रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर घसीटते हुए ले आई। मनीषा भी गुस्से में अंश को खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। गोपीनाथ जी और कावेरी जी सामने बैठे यह दृश्य देख रहे थे। भरी आवाज में कावेरी जी बोली, हे भगवान, न जाने किसकी नजर लग गई है इस घर को। हमारा ये हंसता खेलता घर कुश्ती के अखाड़े में बदल गया। थोड़ी देर में मनीषा हाथ में चाय और नाश्ता लेकर आई। लो माँ जी, आपकी चाय और नाश्ता। उसने थाली कावेरी जी की सामने रख दी। कावेरी जी ने धीरे से कहा, बहू अपने बाबूजी के लिए भी ले आओ। मनीषा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने हाथ कमर पर रखा और तंज कसते हुए बोली, भूल गई क्या माँ जी, कल ही तो सारी बात हुई थी। बाबूजी की जिम्मेदारी बड़ी भाभी की है, मेरी नहीं। गोपीनाथ जी और कावेरी जी एक दूसरे को देखने लगे। कावेरी जी की आंखें छलछला आईं। उन्होंने थाली को हल्के से दूर सरकाते हुए कहा, तो ठीक है, मेरा नाश्ता भी अंदर ले जाओ। मैं तो तभी खाऊंगी जब तुम्हारे बाबूजी खाएंगे। मनीषा ने आंखें तरीते हुए कहा, नाश्ता यही रखा है, जब मन करे खा लीजिए, बार बार गर्म करके देने का वक्त नहीं मेरे पास। कहकर वह पैर पटकते हुए अंदर चली गई। गोपीनाथ जी और कावेरी जी आहत हृदय के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कावेरी जी बोली, कोई बात नहीं, हम एक साथ खा लेते हैं, और थाली अपने पति के पास ले आई। जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया तभी रूपा भी हाथ में थाली लिए बाहर आई। देखते ही बोली, ये क्या, आप मनीषा के हाथ का बना खाना खा रहे हैं? क्या मैं आपको खाना न बना कर देती? अरे नहीं बहू, मनीषा बहू ने तुम्हारी सास को पहले खाना दे दिया था, और वो तो मेरे खाना बगैर खाती नहीं, इसलिए एक निवाला भोजन कर लिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन अब यही खाना खाइएगा। गोपीनाथ जी ने चुपचाप थाली की ओर देखा, लेकिन उनका मन कुछ और ही सोच रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, बहू राजेश कहाँ है? रूपा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजेश खुद ही बाहर आ गया। वह जल्दी में दुकान जाने के लिए निकल रहा था। गोपीनाथ जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चश्मा पकड़ाते हुए बोले, बेटा, जाते जाते अपनी माँ का यह चश्मा लेते जाना। 2 दिन से टूटा हुआ चश्मा पहन रही है, दुकान के पास ही चश्मे वाला है, ठीक करवा लाना। तुम्हारी माँ 2 दिन से ये टूटा हुआ चश्मा पहने हुए हैं। राजेश ने अनमने ढंग से चश्मा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रूपा ने हल्की सी खांसी के साथ उसे इशारा किया।
राजेश ठिठक गया। उसने नजरें चुराई और झेपते हुए बोला, बाबूजी, यह चश्मा छोटे को दे दीजिए, वह ठीक करवा लाएगा। मेरे पास अभी टाइम नहीं। इतना कहकर वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। कावेरी जी ने अपने पति की ओर देखा। उनकी आंखें भर आई थीं, लेकिन गोपीनाथ जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। कावेरी जी ने अपना टूटा हुआ चश्मा उठाया और वापस आंखों पर लगा लिया। गोपीनाथ जी आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, न जाने हमने ऐसे कौन सा गुनाह किया था जो हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। कावेरी जी जो बगल में बैठी थी धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। 15 दिन यूं ही बीत गए। गोपीनाथ जी अब पूरी तरह समझ चुके थे कि बेटों के दिलों में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची। हर रोज कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे उनका मन टूटता चला जाता। आलम यह था कि अगर पिताजी की तबीयत खराब हो या दवा खत्म हो गई हो तो छोटे बहू दवाई तक न ला देते, और अगर माँ को कोई परेशानी है तो बड़े बेटे बहू भी मुंह फेर लेते। लेकिन आज गोपीनाथ जी ने ठान लिया था अब और नहीं। उन्होंने सुबह ही दोनों बेटों और बहुओं को आंगन में बुलाया। बेटा राजेश, मोहित, हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। राजेश और मोहित एक दूसरे की ओर देखने लगे। रूपा और मनीषा भी आकर खड़ी हो गईं। गोपीनाथ जी एक गहरी सांस ली और धीरे शब्दों में बोले, अब बहुत हो गया। मैं और कावेरी अलग अलग नहीं रह सकते। हमने फैसला कर लिया है, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन बाबूजी, घर तो एक ही है। मोहित चौंक गया। बाबूजी, ये क्या बात हुई? घर तो एक ही है, बस खाना ही तो अलग अलग बनता है। गोपीनाथ जी ने कड़वे स्वर में कहा, घर एक ही था बेटा, लेकिन तुम लोगों ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। राजेश ने बात संभालने की कोशिश की। अरे बाबूजी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही है क्या? गोपीनाथ जी हल्का सा हंसे, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तकलीफ? अरे ये पूछो कि सुख क्या दिया है तुमने हमें। अब तो बस एक ही चीज़ चाहिए, मैं और कावेरी साथ रहेंगे। अब हमसे यह बंटवारा और सहन नहीं होता। राजेश और मोहित एक दूसरे की ओर देखने लगे। उधर मनीषा भी परेशान हो गई। वो तो सिर्फ अपनी सास को अपने पास रखना चाहती थी। दिन भर काम जो करवाती थी उनसे। इधर रूपा जो इतने दिनों से ये देखकर जल रही थी कि उसकी देवरानी सास को साथ में रखकर मौज में है और उसे बीमार बाबूजी को बिठाकर रोटी खिलानी पड़ रही है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रूपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक हल है। गोपीनाथ जी ने उसकी ओर देखा। आप और माँ दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन बारी बारी से। गोपीनाथ जी चौंक गए। मतलब? रूपा समझाने लगी। मतलब ये कि 1 महीना आप देवर जी के पास रहेंगे और 1 महीना मेरे पास। इस तरह आप दोनों साथ भी रहेंगे और किसी एक पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। गोपीनाथ जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अवाक होकर अपने बेटों की ओर देखा। तो अब हम लोग कोई सामान हो गए जिसे 1 महीने एक घर में रखो और फिर दूसरे घर में भेज दो। कावेरी जी की आंखें छलक आईं। खैर, बेटे बहुएं फैसला कर चुके थे। गोपीनाथ जी और कावेरी जी की जिंदगी का बंटवारा हो चुका था। इस महीने उन्हें बड़े बेटे राजेश और बहू रूपा के साथ रहना था। लेकिन अब तक उनकी परेशानियां कम नहीं हुई थी, क्योंकि रूपा तो सिर्फ खाना पकाने का काम करती थी, बल्कि सारा काम कावेरी जी से ही करवाती। दिन भर काम करके थक कर टूट जाती थी वो। गोपीनाथ जी को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कावेरी जी उन्हें कुछ भी कहने से मना कर देती थी। दिन यूं ही बीतने लगे। आज राजेश और रूपा अपने बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने चले गए, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहा कि घर में बूढ़े माँ बाप के लिए भी कुछ बना कर जाए।
गोपीनाथ जी और कावेरी जी आंगन में बैठे अपने बेटे बहू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे लोग अभी तक नहीं आए थे। कभी कभी कावेरी जी खुद ही उठकर रसोई में कुछ बना लेती थी, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर कावेरी जी मनीषा के कमरे की ओर बढ़ी। बहू, उन्होंने पुकारा। मनीषा फोन में व्यस्त थी। उसने अनमने ढंग से सिर उठाया। क्या हुआ माँ जी? तेरे बापूजी भूखे हैं, अगर खाना पड़ा हो तो उन्हें दे दो, उन्हें दवा भी खानी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बड़ी बहू न जाने कब तक आएगी। मनीषा ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया। माँ जी, खाना खत्म हो गया है, इस समय कुछ नहीं पड़ा। कावेरी जी को उम्मीद थी कि मनीषा उठकर 2 रोटियां बना देगी, लेकिन वह दोबारा अपने फोन में व्यस्त हो गई। कावेरी जी चुपचाप जाकर बैठ गई, फिर खुद ही उठकर थोड़ा दूध गर्म किया और गोपीनाथ जी को उसके साथ दवा दे दी। खुद भूखे ही सो गई। रात को जब तक रूपा और राजेश घर लौटे, तब तक वे दोनों सो चुके थे। बड़ी मुश्किल से 1 महीना निकला तो वे छोटे बेटे बहू के पास आ गई। यहाँ भी दोनों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मन महसूस कर वे केवल दिन काट रहे थे। एक रात कावेरी जी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गोपीनाथ जी घबरा गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठकर अपने बेटे को आवाज लगाई। राजेश, बेटा जरा बाहर तो आओ। राजेश अपनी पत्नी रूपा के साथ अनमने ढंग से बाहर आया। मनीषा भी कमरे से बाहर निकल आई। गोपीनाथ जी कांपती आवाज में बोले, बेटा तेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जल्दी से डॉक्टर बुला ले। राजेश ने थोड़ी देर तक माँ को देखा, फिर बेपरवाही से बोला, बाबूजी छोटे को कहिए ना, आप दोनों की जिम्मेदारी इस महीने उसकी है। वो तो शहर से बाहर गई हैं, अब मैं तो इन्हें डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊंगी। मनीषा बोली तो रूपा ने झुंझला कर कहा, अच्छा तो हम क्यों उठाएं इनके खर्चे का इलाज। गोपीनाथ जी हतप्रभ रह गए। फिर बात पलटते हुए वो बोली, मेरा मतलब है कि इस उम्र में बीमारियां तो लगी रहती हैं, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। गोपीनाथ जी ने लाचार नजरों से अपने बेटे को देखा। बेटा ये माँ है तेरी जो तकलीफ में है। राजेश भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाता हुआ बोला, अरे बाबूजी माँ को दमा की दिक्कत है, शायद उसी कारण ऐसा हो रहा है, इनहेलर दे दीजिए ठीक हो जाएंगी। गोपीनाथ जी ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा देते तो राजेश उबासी लेते हुए बोला, तो बाबूजी कल छोटे को कह देना, वो कल ले जाएगा डॉक्टर के पास। अब इतनी रात को हमें भी चैन से सोने दो और खुद भी सो जाओ। इतना कहकर राजेश और रूपा अपने कमरे में चले गए। मनीषा ने भी एक नजर कावेरी जी पर डाली और मुंह फेर कर अंदर चली गई। आंगन में सिर्फ 2 बूढ़े बैठे रह गए। कावेरी जी करवटें बदलती रहीं और गोपीनाथ जी उनकी पीठ सहलाते रहे। सारी रात दोनों नहीं सोए। अब सुबह का सूरज निकलने को था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? गोपीनाथ जी ने पूछा तो कावेरी जी आंखों में आंसू लिए बोली। उनकी सांसें अब भी भारी थीं। गोपीनाथ जी ने उनकी हथेली अपने हाथ में ली। इस उम्र में जब पत्नी को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत थी, तब वे इस हाल में देख रहे थे। अब उनका छोटा बेटा भी घर लौट आया था। उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, अब शायद कोई उनकी बात सुनेगा। गोपीनाथ जी ने उठकर अपने छोटे बेटे को आवाज दी, बेटा डॉक्टर को दिखाने जाना है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। छोटे बेटे ने आंख मलते हुए कहा, अभी मैं बहुत थका हूँ बाबूजी, अभी सोने दो, आप बड़े भैया को कह दीजिए। गोपीनाथ जी आशा लिए बड़े बेटे के पास गए। राजेश, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास ले चल। राजेश ने लापरवाही से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, बाबूजी मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इस महीने आप छोटे के पास हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। गोपीनाथ जी लाचार से खड़े रह गए।
इधर वे भी बीमार रहते थे और अब उनके बेटे उनकी पत्नी की बीमारी को अपनी जिम्मेदारी मानने तक को तैयार नहीं थे। गोपीनाथ जी ने एक पल दोनों बेटों की ओर देखा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपीनाथ जी ने गहरी सांस ली, कांपते हाथों से कावेरी जी को सहारा दिया और अपने पास रखे कुछ पैसे उठाकर अपनी पत्नी को ऑटो में बिठाकर खुद ही अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच की और स्थिति को गंभीर जानकर तुरंत कावेरी जी को भर्ती कर लिया गया और इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद गोपीनाथ जी ने अपने दोनों बेटों को फोन किया। दोनों ने पहले तो फोन उठाया नहीं, फिर कई कोशिशों के बाद छोटे बेटे से बात हुई। बाबूजी, हम आते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। दोपहर में राजेश और रूपा आई। थोड़ी देर बाद रूपा भी पहुंचे। राजेश ने अंदर आते ही लापरवाही से पूछा, क्या हुआ बाबूजी, माँ ठीक है ना? गोपीनाथ जी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ के हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, 3 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मोहित ने थोड़ा खांसते हुए कहा, बाबूजी, इतनी बड़ी रकम अचानक से? तो राजेश ने मोहित की बात को आगे बढ़ाया, हाँ बाबूजी, इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है, बैंक से निकालने पड़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। गोपीनाथ जी की आंखें भर आईं। बेटा, जितना जल्दी हो सके तुम पैसों का इंतजाम करो। राजेश और मोहित सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बाबूजी, हम देखते हैं, जल्द से जल्द आते हैं। और फिर दोनों अस्पताल से निकल गए। गोपीनाथ जी हर आधे घंटे बाद फोन लगाते रहे, पहले राजेश, फिर मोहित, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उनकी उम्मीदें धरी धरी टूटे जा रही थी। नर्स ने आकर कहा, समय बहुत कम है, ऑपरेशन जल्दी करना होगा, आप पैसे जमा करवा दें तो हम ऑपरेशन की तैयारी करें। गोपीनाथ जी हर बार एक ही जवाब देते, मेरे बेटे आते ही होंगे। लेकिन देखते देखते रात हो गई, वे दोनों नहीं आए। कावेरी जी की हालत और बिगड़ रही थी। गोपीनाथ जी ने उनका हाथ थाम लिया तो कावेरी जी ने भी उनकी हथेली को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कावेरी जी की पकड़ धीरे धीरे छूटती चली गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। गोपीनाथ जी उनकी ठंडी होती उंगलियों को पकड़कर फूट फूट कर रो पड़े। अस्पताल के सन्नाटे में सिर्फ गोपीनाथ जी की सिसकियां गूंज रही थीं। उन्होंने थरथराते हाथों से फोन उठाया और घर का नंबर डायल किया। रात का समय था, फोन की घंटी बार बार बज रही थी। आखिरकार राजेश ने फोन उठाया। हेलो बाबूजी, इतनी रात को फोन क्यों किया? गोपीनाथ जी की आवाज गले में अटक गई। बेटा, तेरी माँ नहीं रही। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़े। फोन के दूसरी तरफ राजेश एक पल के लिए सन्न रह गया। क्या? लेकिन हम तो कल ही आने वाले थे, वो बोला। गोपीनाथ जी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह कावेरी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गोपीनाथ जी पत्थर की तरह जड़ खड़े रहे। बेटे और बहुएं सिर झुकाए खामोश और भाव शून्य से खड़े थे। चिता चल रही थी, लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। आखिरकार कावेरी जी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। घर लौटते वक्त गोपीनाथ जी के पैर जैसे लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने घर के दरवाजे पर कदम रखा, पर अब वो घर उन्हें अपना नहीं लग रहा था। उनकी नजरें चारपाई की उस जगह पर गईं, जहां कावेरी जी बैठा करती थी। अब वहां सिर्फ एक खाली जगह थी। गोपीनाथ जी वहीं बैठ गए, गुमसुम खोए हुए। वे इस दुनिया में अकेले रह गए थे, नितांत अकेले। समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। 2 महीने बीत गए। अब बेटे और बहुएं अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। घर के हर कोने में कावेरी जी की यादें बसी थी। कभी लगता वो किचन से आवाज कर देती, कभी लगता चाय लेकर अभी आ जाएंगी, लेकिन वो तो मात्र कल्पना में ही रह गई थी।
अब कोई उनका हाल चाल पूछने वाला नहीं था। धीरे धीरे रूपा और मनीषा को गोपीनाथ जी बोझ लगने लगे। एक दिन रूपा बड़बड़ाती हुई राजेश से बोली, सुनो, अब बाबूजी दिन भर बीमार पड़े खांसते रहते हैं, काम वाम तो कुछ करते नहीं है, बस बोझ बने बैठे हैं। राजेश ने आंखें चुराते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? छोटे के पास थे तो उससे भी परेशानी थी, अब हमारे पास है तो तुम्हें दिक्कत है। अरे कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। मनीषा भी बात काटते हुए बोली, सही कह रही हो भाभी, जब अम्मा थी तो कम से कम घर के कुछ काम में मदद कर देती थी, लेकिन अब सिर्फ एक बीमार आदमी पड़ा है जिसकी हमें सेवा करनी पड़ेगी। रूपा ने नजरें चुरा कर कहा, तो इसका हल यही है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। वहां उनके जैसे और भी लोग होंगे, कम से कम हम यहाँ से बेहतर देखभाल होगी। राजेश और मोहित ने एक दूसरे को देखा। फिर राजेश बोला, बात तो सही है, हम भी अपने काम धंधे में उलझे रहते हैं। जब गोपीनाथ जी को इस फैसले के बारे में बताया गया तो उनकी आंखें नम हो गईं। राजेश और मोहित गोपीनाथ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए साथ निकले। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, गोपीनाथ जी की आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, परिचित रास्ते पीछे छूटते जा रही थी, मंजिल अजनबी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी। बोर्ड पर लिखा था, सुखधाम वृद्धाश्रम। गोपीनाथ जी का दिल बैठ गया। गोपीनाथ जी ने नजरें ऊपर उठाई और कांपती आवाज में पूछा, बेटा क्या अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा? राजेश ने सर झुका लिया। मोहित ने संयमित होते हुए कहा, बाबूजी, वहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी, आपके जैसे और भी बुजुर्ग हैं वहाँ। गोपीनाथ जी फीकी हंसी हंसे, लेकिन उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, क्या वहाँ तुम दोनों में से कोई होगा? उनका ये सवाल सुनकर दोनों बेटे अंदर तक हिल गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर गोपीनाथ जी ने आखिरी बार अपने बेटों को निहारा, फिर भारी मन से बोले, अब मुझे यहाँ से वापस ले मत जाना, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। कहते हुए वो फफक कर रो पड़ी। राजेश और मोहित ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे और चले गए। अब गोपीनाथ जी अकेले बच गए थे। पत्नी का साथ छूटा तो बेटों ने भी वृद्धाश्रम छोड़ दिया। परिवार के नाम पर अब सिर्फ यादें बची थी उनके पास। शुरुआत में गोपीनाथ जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हर चीज अजनबी थी, हर चेहरा नया था, लेकिन वो जानते थे कि आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। फिर दिल को समझाने लगे, कम से कम यहाँ कोई बहू उन्हें ताने तो नहीं देगी। अब बेटे उन्हें बोझ नहीं समझेंगे। धीरे धीरे उन्हें साथी बुजुर्गों के साथ अच्छा महसूस होने लगा। उनकी तबीयत भी अब सुधरने लगी थी। सबके साथ रोज सुबह योग और व्यायाम करना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो फिर से हंसने लगे थे, जिंदगी जीने लगे थे। इधर गोपीनाथ जी के बिना घर में बहुओं को मन की शांति मिल गई थी। ना कोई सेवा करनी थी, ना कोई जिम्मेदारी उठानी थी। राजेश और मोहित अब पूरी तरह निश्चिंत थे। लेकिन एक दिन, ये कैसे हो सकता है? पिताजी हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? राजेश ने कोर्ट का आदेश हाथ में पकड़े हुए स्तब्ध स्वर में कहा। ये सुनकर मोहित, रूपा और मनीषा भी अचंभित रह गई। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? रूपा ने पूछा। अरे, कोर्ट की तरफ से यह मकान खाली करने का आदेश मिला है हमें। और तो और, खेतों की जमीन भी अब हमारी नहीं है। लेकिन पिताजी ने तो जायदाद का बंटवारा कर दिया था ना। सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांटी गई थी। फिर क्या उन्होंने अपनी जायदाद फिर से लिखवाई है? क्या क्या सच में पिताजी ने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी? मोहित ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा। राजेश ने गहरी सांस ली और घबराहट भरे स्वर में कहा,
हाँ, कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं। तभी रूपा ने गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? आप दोनों उनके बेटे हैं। मनीषा भी चिढ़कर बोली, हाँ, और ये सब आखिर गया किसके नाम? अब कोई और चारा न देखकर उन सब ने वृद्धाश्रम जाकर पिताजी से मिलने का फैसला किया। गोपीनाथ जी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। राजेश और मोहित अपनी पत्नियों के साथ अंदर आए और उनके पैर छुए। फिर भावुक स्वर में बोले, पिताजी, हम आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ चलिए। गोपीनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, अब यही मेरा घर है, मैं यही खुश हूँ। गोपीनाथ जी के शांत चेहरे पर अडिग विश्वास झलक रही थी। उनकी आंखों में अब न डर था, न ही कोई शिकायत। नहीं पिताजी, वो हमारी गलती थी। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, राजेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मोहित भी आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ पिताजी, हम आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। अब चलिए हमारे साथ। लेकिन गोपीनाथ जी निर्विकार भाव से बोले, अकेला? अरे नहीं, अकेला तो मैं पहले था, अब बहुत से साथी हैं यहाँ मेरे। राजेश और मोहित से झुकाकर खड़े थे। फिर राजेश ने संकोच से पूछा, लेकिन पिताजी, हमें एक बात समझ नहीं आई। आपने अपनी संपत्ति हमें देने की बजाय किसी और को क्यों दे दी? रूपा और मनीषा भी हैरान होकर बोली, हमारे बारे में सोचा तक नहीं हम कहाँ जाएंगे, और वो है कौन जिसे आपने हमारा हिस्सा दे दिया? गोपीनाथ जी ने गहरी सांस ली और बहुत इत्मीनान से कहा, तुम्हारा हिस्सा? जब तुमने अपने माँ बाप के प्रति कोई फर्ज ही नहीं निभाया तो अधिकार की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? क्यों दूं मैं तुम्हें कोई हिस्सा? क्यों सोचूं मैं तुम्हारे बारे में जब तुमने मेरे और मेरी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? जब अपनों ने ठुकराया तब मुझे गैरों ने अपनाया, इसलिए अपनी पूरी संपत्ति मैंने इस वृद्धाश्रम को दान कर दी है। यही वो जगह है जिसने मुझे सहारा दिया जब मेरे अपने बेटों ने मुझे ठुकरा दिया। सुनते ही राजेश और मोहित स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर रूपा बोली, लेकिन बाबूजी, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये तो सरासर अन्याय है। तो गोपीनाथ जी बोले, अन्याय कैसा बहू? अब जाकर न्याय हुआ है। मेरे और मेरी पत्नी के साथ तुमने जो कुछ भी किया, उसके बावजूद अगर मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे देता तब अन्याय होता। ऐसा मत कीजिए पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। राजेश गिड़गिड़ाया। हाँ पिताजी, बस एक मौका और दे दीजिए। मोहित भी हाथ जोड़ते हुए बोला। गोपीनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, अब यह रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है, दिल से नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम लोग जाओ और यह सीख लेकर जाओ कि माँ बाप कोई संपत्ति नहीं होते, जिन्हें जरूरत के हिसाब से रखा जाए और जरूरत पूरी हो जाने पर छोड़ दिया जाए। इतना कहकर गोपीनाथ जी वहां से उठकर बाहर टहलने निकल गए। बेटे बहुएं सिर झुकाए भारी कदमों से लौट गए, लेकिन अब वे जान चुके थे कि अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने अपनी सबसे कीमती दौलत खो दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।